नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। धार से बीजेपी को बड़ा झटका, 600 कार्यकर्ताओं ने थामा हाथ का साथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी है। भिंड की पूर्व जनपद अध्यक्ष संजू जाटव के बाद अब बीजेपी को धार के बदनावर से एक बड़ा झटका लगा है, जहां बदनावर विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाले नागदा में भाजपा के 600 कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इन भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कांतिलाल भूरिया, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, हनी बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर उठापटक जारी है। इसी कड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। इससे पहले ग्वालियर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सहित 250 कार्यकर्ता एवं भिंड की पूर्व जनपद अध्यक्ष संजू जाटव भी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जा चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टिड्डी दल ने फसलों को किया नष्ट, राज्य और किसानों की मदद करे मोदी सरकार, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में टिड्डी दल ने आतंक मचाया है। कई शहरों में टिड्डियों ने फसलों को नष्ट कर दिया है। फिलहाल दिल्ली से सटे गुरुग्राम में टिड्डियों का दल मंडरा रहा है। दिल्ली में भी इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार टिड्डी दल से निपटने में राज्य और किसानों की मदद करे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि टिड्डियों ने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में फसलों को नष्ट कर दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार संकट के समय में इन राज्यों और किसानों की मदद करें। बता दें कि टिड्डियों का बड़ा दल हरियाणा के पलवल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसकी एक छोटी सी टुकड़ी जशोला और भाटी की तरफ घूम गई है। वहां वन विभाग का पूरा क्षेत्र है। इसे देखते हुए उन इलाकों में ढोल, ड्रम और डीजे बजाने के निर्देश दिए गए हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे टिड्डी भागते हैं। दिल्ली में टिड्डी के खतरे को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने भी कमर कस ली है। दिल्ली के साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट जिले के डीएम को हाई अलर्ट रहने को कहा गया है और उन्हें तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार इस मामले में एडवाइजरी भी जारी करेगी। साथ ही दबाव का रुख साउथ दिल्ली की तरफ ज्यादा है। अगर हवा का रुख बदलता है तो दिल्ली की तरफ टिड्डियों का आना हो सकता है, इसलिए हर पहलू को मॉनिटर किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार ने कहा, भारत चीन का मुद्दा संवेदनशील, लॉकडाउन की आड़ में बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतें। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि भारत चीन का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है। इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। शरद पवार ने सतारा में पत्रकारों को बताया कि सियाचिन जाने के लिए गलवान घाटी में सड़क बनाई जा रही है। इसी वजह से गलवान में भारत चीन के सैनिकों ने एक दूसरे पर हमला किया था। इस पर अब राजनीति करना ठीक नहीं है। शरद पवार ने 1993 में जब वे रक्षा मंत्री थे, उस समय दोनों देशों में गलवान में फायरिंग न करने का समझौता किया गया था। इसी वजह से यहाँ दोनों देश के सैनिक फायरिंग नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत चीन युद्ध के बाद 45,000 किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में है, जो अब तक चीन ने नहीं दिया है। इस समय कितनी और जमीन चीन के कब्जे में है, इसकी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस समय भारत चीन मुद्दे पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। समय आने पर इस विषय पर उचित मंच पर वह इस संबंध में बात करेंगे। शरद पवार ने कहा कि इस समय देश के इतिहास में पहली बार हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों पर कोई नहीं बोलेगा। इसी वजह से लगातार कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन इसका असर महंगाई पर पड़ रहा है। इस बात का ख्याल सत्ता में बैठे लोगों को करना चाहिए। लोग पहले ही कोरोना से परेशान हैं। डीजल व पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि से लोगों की परेशानी और बढ़ रही है। शरद पवार ने कहा कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लागू किया गया। इसकी वजह से राज्य ही नहीं, देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। राज्य में बड़े पैमाने पर कंपनी कारखानों को शुरू करना आवश्यक है। राज्य की आर्थिक स्थिति इतनी अधिक विकट हो चुकी है कि सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने तक का पैसा नहीं रह गया है। इसलिए अब लोगों को कोरोना का सामना करना आवश्यक हो गया है। राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है। शरद पवार ने गोपी चंद्र पडलकर के बारे में कहा कि उन्हें जनता ने ही नकार दिया है, इसलिए उनके बारे में कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। पवार ने कहा कि गोपी चंद्र पडलकर बारामती से चुनाव लड़े थे, वहां उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इसी प्रकार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस के बारे में शरद पवार ने कहा कि फडणवीस के पास इस समय कोई काम नहीं है। मीडिया में बने रहने के लिए वह उनके नाम का इस्तेमाल समय समय पर करते रहते हैं। इसके साथ ही सरकार के विरुद्ध तथ्यहीन आरोप लगाते रहते हैं। इसलिए फडणवीस के
बयानों पर ध्यान देने की बजाय सरकार को जनहित के लिए सकारात्मक काम पर ध्यान देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिखने लगा डीजल की कीमतों में इजाफा का असर, ट्रैक्टर छोड़ कुदाल लेकर खेतों में उतरे किसान। जी हां दोस्तों, डीजल की कीमतों में वृद्धि का असर झारखंड के खेतों में दिखने लगा है। मानसून के दौरान खेतों में ट्रैक्टर नहीं, अब कुदाल लिए किसान दिख रहे हैं। हजारीबाग जिला के बड़का गाँव में मानसून के आते ही किसान खेती बाड़ी करने में जुट गए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु से आने वाले प्रवासी मजदूर भी अब अपने अपने खेतों में धान का बीज लगाने में व्यस्त हो गए हैं। विद्यार्थी और शिक्षक भी अपने खेतों में जोत कोड़ करने लगे हैं, धान का बीज लगाने के लिए जमीन तैयार करने लगे हैं। मुंबई से आने वाली रंजीत रजक, सुनील राम, मुकेश राणा, अभिषेक कुमार, जितेंद्र राणा ने बताया कि गाँव में रोजगार नहीं मिलने के कारण घर में ही रहते हैं। रोजगार नहीं मिलने के कारण खेत में ही मन लगा रहे हैं। अजीव रंजन, जो पिछले साल तक ट्रैक्टर से खेत की जुताई करवाते थे, इस बार कुदाल से ही खेती कर रहे हैं। इन किसानों का कहना है कि खेती के लिए ट्रैक्टर भी निर्भर हो गए थे, इसलिए बैल नहीं रखते। अब डीजल का दाम बढ़ जाने से ट्रैक्टर से खेत जोतवाना काफी महंगा पड़ रहा है। किसानों ने कहा कि एक तो लॉकडाउन में कमाई बंद हो गई, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है। डीजल की कीमतें तो आसमान छू रही हैं, इसलिए ट्रैक्टर से खेत जोतवाना अब महंगा सौदा हो गया है। सो हमने खुद कुदाल से खेती कर दी है, इससे 2 पैसे की बचत हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें 80 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है। लॉकडाउन के दौरान तेल की कीमतों में वृद्धि रुक गई थी, लेकिन जून में जब से लॉकडाउन खुला है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेल कंपनियों ने वृद्धि शुरू कर दी है। पेट्रोल और डीजल करीब 10 रुपए तक महंगे हो गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी बोर्ड के सफल छात्रों को अखिलेश यादव ने दी बधाई, टॉपर समेत 152 छात्रों को देंगे लैपटॉप। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में सफल छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही 10वीं और 12वीं के टॉपर समेत कुल 152 छात्रों लैपटॉप देने की घोषणा की है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूं तो सभी छात्र छात्राओं ने परिश्रम से सफलता हासिल की है, लेकिन 10वीं की टॉपर रिया जैन और 12वीं के टॉपर अनुराग मलिक सराहना के पात्र हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी नौजवानों की प्रगति और सम्मान के लिए सदैव प्रयासशील रही है। समाजवादी सरकार में कन्या विद्याधन और लैपटॉप वितरण योजना से छात्र छात्राओं के जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खुले थे। नौजवानों के सपने को साकार करने में इन योजनाओं का बड़ा हाथ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में शीर्ष स्थान पाने वाले 51 छात्र छात्राओं को लैपटॉप देना तय किया है। साथ ही आजमगढ़ जनपद के 50 सफल छात्र छात्राओं को भी लैपटॉप दिए जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रोजी रोटी के लिए बिहार से वापस लौटने लगे मजदूर, ट्रेनें हुई फुल, हवाई साबित हुई नीतीश कुमार की घोषणाएं। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में बिहार वापस लौटने वाले मजदूरों को काम देने के नीतीश कुमार के दावों पर यकीन करके फंसे मजदूर अब वापस प्रदेश लौटने लगे हैं। बिहार से दिल्ली मुंबई जाने वाली ट्रेन अगले 15 दिनों तक फुल है, यानी बिहार से फिर से पलायन का सिलसिला तेज हो गया है। रेलवे के रिकॉर्ड के मुताबिक बिहार से दिल्ली मुंबई जैसी जगहों पर जाने वाली ट्रेनें अगले 15 दिनों के लिए फुल हो चुकी हैं। इन ट्रेनों में अगले एक पखवाड़े के लिए कोई सीट खाली नहीं है। फुल हुई सारी सीट स्लीपर क्लास ही हैं, यानी गरीब मध्यम तबके के लोग वापस लौटने लगे हैं। रेलवे की वेबसाइट बता रही है कि उत्तर बिहार से पंजाब के अमृतसर जाने वाली ट्रेन में अगस्त तक की सारी सीट फुल हो चुकी है। उत्तर बिहार से जिन राज्यों में रोजी रोटी के लिए मजदूर पलायन करते रहे हैं, उनमें पंजाब प्रमुख राज्य रहा है। वहां जाने की सारी ट्रेन टिकट अगले 2 महीने तक बुक हो चुकी हैं। रेलवे रिकॉर्ड के मुताबिक बिहार के दरभंगा से लेकर मुजफ्फरपुर जैसे इलाकों से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में 20 जुलाई तक सारी सीट बुक हो चुकी है। ये वही इलाके हैं जहां से मजदूरों का पलायन सबसे ज्यादा होता है। ट्रेन में जनरल क्लास की टिकट की बुकिंग नहीं हो रही है, लिहाजा दिल्ली लौट रहे लोगों ने स्लीपर क्लास की टिकटें बुक कराई हैं। वहीं उत्तर बिहार में मुंबई जाने वाली ट्रेन भी अगले 1 महीने तक फुल हो चुकी है। मुंबई भी बिहारी मजदूरों के रोजगार का प्रमुख स्थान रहा है। ट्रेन टिकटों की बुकिंग बता रही है कि लोग रोजी रोटी के लिए वापस लौटने लगे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यशवंत सिन्हा आज करेंगे तीसरे मोर्चे का ऐलान, एनडीए को नुकसान पहुंचाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, राजनीति में हाशिए पर जा चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता यशवंत सिन्हा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं। बिहार में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा ऐसे दलों को मिलाकर तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं जो एनडीए और महागठबंधन को टक्कर दे सके। बिहार में विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे को लेकर
यशवंत सिन्हा का ब्लूप्रिंट क्या है, इसको लेकर आज वह खुलासा कर सकते हैं। यशवंत सिन्हा शनिवार को पटना में 11:30 बजे एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जहां पर वह तीसरे मोर्चे को लेकर ऐलान कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर एनडीए और गैर महागठबंधन के नेता शामिल होंगे। बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने को लेकर यशवंत सिन्हा ने जिन नेताओं से संपर्क साधा है, उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव, पूर्व सांसद नागमणि, अरुण कुमार, रेणु कुशवाहा और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह जैसे लोग शामिल हैं। जानकार सूत्रों के मुताबिक यशवंत सिन्हा के तीसरे मोर्चे बनाने का मुख्य उद्देश्य बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को नुकसान पहुंचाना है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर भी है कि यशवंत सिन्हा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से भी संपर्क साधा है। हालांकि इस बात को लेकर पुष्टि नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डिजिटल रैली को लेकर बिहार में भिड़ी बीजेपी आरजेडी, जाने क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर डिजिटल रैली का दौर शुरू हो गया है। वहीं आरजेडी ने डिजिटल रैली को लेकर विरोध जताया है। इस पर बीजेपी के पार्टी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि कोविड-19 काल में जब आम रैली नहीं की जा सकती है, एक दूसरे के बीच डिस्टेंस बनाकर रहना है और मास्क लगाना है, उस परिस्थिति में डिजिटल रैली से ही जनता तक पहुँचा जा सकता है। आरजेडी कोविड-19 में डिजिटल रैली नहीं कर पा रही है, जिसका परिणाम है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना संक्रमित हो गए। आरजेडी को भी डिजिटल रैली करनी चाहिए। अगर डायरेक्ट रैली नहीं करेगी तो पूरे बिहार का कबाड़ा कर देगी। वहीं आरजेडी के विधायक विजय प्रकाश ने बीजेपी के बयान पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है और देश का जो वातावरण है, उसमें डिजिटल रैली हमारे 85% लोगों को नहीं भाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि देश में गरीब और पढ़े लिखे कम लोग हैं। डिजिटल रैली कर बीजेपी लोगों को भ्रमित करना चाहती है। बीजेपी के लोग कोरोना काल में कहां थे? डिजिटल माध्यम से जनता ट्रेन का टिकट नहीं कटा पा रही थी और बीजेपी वाले कोरोना काल में चुनावों की तैयारी में लगे हुए थे। 144 करोड़ रुपयों का चीन से टीवी खरीदकर प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जेडीयू बाहर में कुछ और अंदर में कुछ और कहती है। चुनाव आयोग की मीटिंग में जेडीयू बीजेपी के साथ रहती है और बाद में बाहर निकलकर लोगों को दिन भ्रमित करती है। आने वाले समय में जनता को भी सभी सच्चाई का पता चल जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा ने किया 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने का किया ड्रामा। अखिलेश, जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने का ड्रामा किए जाने को आरोप लगाते हुए कहा कि 70 सालों में जो मुमकिन ना हुआ वो भाजपा राज में जुमलों में पूरा हो जाता है। श्री यादव ने शुक्रवार को यहां जारी बयान में कहा कि भाजपा ने आज 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने का ऐसा ड्रामा किया जिसकी दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है। राज्य सरकार कई इन्वेस्टमेंट मीट करा चुकी, कई MOU होने की खबरें छपी, लेकिन अभी तक कहीं एक भी कारखाना लगने की सूचना नहीं है। किसी बैंक ने किसी उद्योगपति को लोन नहीं दिया, कहीं भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं शुरू हुई। उन्होंने कहा कि 70 सालों में जो मुमकिन ना हुआ वो भाजपा राज में जुमलों में पूरा हो जाता है। उन्होंने कहा कि मेहनत कोई करे उसका श्रेय तो उसके जबरन दावेदार को ही दे दिया जाएगा। भाजपा राज में समाजवादी पार्टी सरकार के समय के कामों पर अपने नाम पर ठप्पा लगाकर ही वाहवाही लूटी जा रही है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए समाजवादी पार्टी सरकार में 200 करोड़ रुपए जमीन खरीदने और 200 करोड़ रुपए रनवे बाउंड्री और अन्य निर्माण के लिए दिया। केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट की मंजूरी मिलने की खबर को ऐसे प्रचारित किया जा रहा है जैसे उन्होंने ही सब कुछ किया है। ऐसे ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के संबंध में भी भाजपा ने झूठ का सहारा लिया। एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार की देन है, भाजपाई जबरन उसे अपने काम में गिनते हैं। श्री यादव ने कहा कि आत्मनिर्भर रोजगार का दूसरा झूठ यह है कि यहाँ पहले से कुम्हार, हलवाई, राजमिस्त्री आदि अपने धंधे करते रहे हैं। नोटबंदी के बाद लॉकडाउन ने उनका कामकाज ठप कर दिया है। प्रदेश की भाजपा सरकार लघु और छोटे उद्योगों की केवल प्रेस विज्ञप्तियों में चिंता करती है। उसका सारा ध्यान बड़े उद्योगपतियों की आप भगत में रहता है। श्रमिकों को 1000 की राहत देने से उनकी जिंदगी में कौन बदलाव आएगा? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लेंगे कि कहां कि किसे भाजपा सरकार में काम मिला है। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए जब तक उचित वातावरण नहीं बनेगा कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश में क्यों आएगा। यहाँ जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन के अलावा कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति चिंता पैदा करती है। अपराधों से लोग आतंकित हैं। बिजली पानी का भी प्रदेश में संकट है। भाजपा सरकार में 1 यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। जो बिजली घर बने हैं समाजवादी सरकार के समय के हैं। नौकरशाही प्रदेश के विकास में बड़ी बाधा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा रामदेव सहित 5 के खिलाफ FIR, कोरोनिल के भ्रामक प्रचार का आरोप। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दवा की लॉन्चिंग के बाद से बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि सवालों के घेरे में हैं।
कोरोनिल दवा को लेकर अब बाबा रामदेव और 4 अन्य के खिलाफ राजस्थान की राजधानी जयपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह केस कोरोना वायरस की दवा के तौर पर कोरोनिल को लेकर भ्रामक प्रचार करने के आरोप में दर्ज कराया गया है। कोरोना की दवा के तौर पर कोरोनिल को लेकर भ्रामक प्रचार करने के आरोप में जयपुर में जिन 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें पतंजलि के रामदेव पाल कृष्ण का नाम शामिल है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।